हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अंकित कुमार। आज आपको अपने इस YouTube चैनल यू आर अंकित सर में स्वागत करता हूं। जिन बच्चों को 2025 में मैट्रिक का एग्जाम देना है उनके लिए VVI प्रश्न जो मैं हिस्ट्री का पहला लेसन यूरोप में राष्ट्रवाद का लेकर आया हूं। आप इस वीडियो को अंत तक बने रहिएगा, इससे आप बहुत कुछ सीख कर जाइएगा। जिन बच्चे इस चैनल पर पहली बार आए हैं उसको सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर करें जो जिनको इस बार एग्जाम देना है। चलिए बने रहिएगा इस वीडियो में। बिना देर किए हुए टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन है, ये पहला क्वेश्चन देखिएगा। पहला क्वेश्चन कर रहा है, नेपोलियन ने जर्मनी में किस संघ की स्थापना किया था? तो नेपोलियन ने जर्मनी में, याद रखिएगा कि नेपोलियन ने जर्मनी में एक ही संघ का स्थापना किया था जिसका नाम था जर्मनी राइनर। तो जर्मन राइन राज का स्थापना जो किया था 1804 ईस्वी में किया था। और कौन कर रहा था? तो ये नेपोलियन किया था, वहां पर अपना साम्राज्य बनाया था। चलिए बिना देर किए हुए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। और दूसरा क्वेश्चन कह रहा है आपका बाबू, दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि लाल कुर्ती का गठन किसने किया था? तो लाल कुर्ती का गठन कॉन्ट कपूर नहीं किया था, मेजनी भी नहीं किया था, बिस्मार्क नहीं किया था। और इसका जो राइट आंसर होगा, ये राइट आंसर होगा गैरिबाल्डी। चलिए आगे बढ़िएगा। थोड़ा सा वॉइस में दिक्कत आएगी क्योंकि रोड के किनारे भी पास में पूजा भी हो रहा है, ये चीज याद रखिएगा, इसलिए वॉइस में थोड़ा सा दिक्कत आ सकता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। लिखिए तीसरा क्वेश्चन है, किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ? तो याद रखिएगा कि जर्मनी का एकीकरण जो पूरा हुआ था उस सीडान का युद्ध है ना, सीडान के युद्ध में ही युद्ध हुआ था 1870 ईस्वी में। और इसी युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण होगा 10 मई 1871 में। 10 मई 1871 ईस्वी में जर्मनी का एकीकरण होगा। ये एकीकरण करते हैं जिनका नाम होता है, जर्मनी का एकीकरण करते हैं जिनका नाम होता है बिस्मार्क। बिस्मार्क जो है व्यक्ति वही है जो जर्मनी का एकीकरण करते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि यूरोपीय सभ्यता का पालना किस देश को कहा जाता है? तो यूरोपीय सभ्यता का पालना, ज्यादातर यूरोपीय जो थे वो जो सभ्यता का पालना करते थे, इटली का नहीं, स्पेन का नहीं, क्योंकि सब यूरोप में आता था। रोम का नहीं, रोम इटली का राजधानी था। ये पालन किसका करते थे? तो यूनान का। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। चलिए 5वां नंबर क्वेश्चन देखिएगा। 5वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? देखिए 5वां नंबर क्वेश्चन कर रहा है, इटली के एकीकरण का मसीहा किसे कहा जाता है? तो इटली के एकीकरण का मसीहा जो कहा जाता है बाबू, नेपोलियन बोनापार्ट। राइट आंसर इसका नहीं होगा मेजनी। तो बिल्कुल सही बात है, मेजनी ही एक ऐसा नागरिक था जो 1831 ईस्वी में यंग इटली का स्थापना किया था, 1834 ईस्वी में यंग यूरोप का स्थापना किया था। और इटली का मसीहा इसी को कहा जाता है। अगर क्वेश्चन में पूछेगा कि इटली का एकीकरण का तलवार किसे कहा जाता है, तो इटली के एकीकरण का तलवार जो कहा जाता है उस व्यक्ति का नाम है गैरिबाल्डी। ये चीज याद रखिएगा। चलिए बिना देर किए हुए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है, यूरोपीय राष्ट्रवाद से प्रभावित होकर किस भारतीय शासक ने जोकोवियन क्लब की स्थापना की थी? जोकोवियन क्लब की स्थापना की थी। पहला हैदर अली, दूसरा सफदरजंग, तीसरा टीपू सुल्तान और चौथा शिवाजी। तो ये जो होगा इसका राइट आंसर होगा सी, टीपू सुल्तान ही जो था ये फ्रांसीसों से, यानी फ्रांस से बहुत ज्यादा प्रभावित था। और ये अपना एक मिसाइल भी बनाएगा, और ये अपना मिसाइल बनाया था। और ये रहने वाला कहाँ का था? तो मैसूर का। चौथा मैसूर का ये रहने वाला था। और चौथा मैसूर युद्ध में ये मारा जाता है। चलिए आगे बढ़िएगा। क्वेश्चन नंबर 6 खत्म हो गया। क्वेश्चन नंबर 7, फ्रांस की क्रांति का प्रमुख कारण क्या था? फ्रांस की क्रांति का प्रमुख कारण क्या था? तो याद रखिएगा फ्रांस की क्रांति, इससे पहले थोड़ा सा हम बताते हैं आपको। फ्रांस की क्रांति जो हुआ था 1789 ईस्वी में। और इसको होने का प्रमुख कारण होता है कि वहां के जो राजा था, राजा का नाम था लुई 16। ये लुई 16वां ही ऐसा व्यक्ति था, निरंकुश था ससुरा, इसको कुछ बात का पता होता नहीं था। और इसका जो पत्नी थी, जिसके पत्नी का नाम था मेरी अल्तोनेत, ये और महामूर्ख थी। और इसी के कहने पर क्या करता है कि जगह जगह जाकर निरंकुश शासन यानी अपनी मनमानी करने लगता है। जैसे अपना मनमानी करता है तो वहां क्या होता है कि उसी को, जैसे निरंकुश करने का मतलब होता है कि अपना मनमानी करना, और वही अपना मनमानी करने लगता है लुई 16वां। और ये केकर कहला पड़ता, अपन वाइफ के कहला मेरी अल्तोनेत के कहने पर ये क्या करता है कि जगह जगह जाकर और
करों का बोझ इतना ज्यादा मध्यम वर्ग पर डाल देता है कि और उनको विशेष अधिकार भी प्राप्त नहीं रहता है। तो ये ज्यादातर क्या करता था कि जनता को शोषण करता था। तो पहला चीज दिया प्रजातांत्रिक शासन। अरे प्रजातांत्रिक शासन कैसे होगा? प्रजातांत्रिक शासन होगा तो क्रांति क्यों करेगा? तो गिरफ्तारी का कारण नहीं था, वहां कारण था निरंकुश शासन व्यवस्था। निरंकुश के मतलब ये होता है अपना मनमानी करना, और कर रहा था वहां का राजा। और वहां के जो राजा जो था, ये पूछता है कि फ्रांस की क्रांति के समय वहां का राजा कौन था? तो याद रखिएगा लुई 16 यानी लुई 16वां। और वो क्रांति कब हुआ था? 1789 ईस्वी में। कब हुआ था? 1789 ईस्वी में। चलिए आगे देखना, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है, मेजनी का संबंध किस संगठन से है? मेजनी का संबंध किस संगठन से है? पहला लाल सेना, दूसरा कार्बोनारी, तीसरा फिकल हेटेरिया और चौथा में है डायट। तो एक चीज याद रखना है कि मेजनी का जो संबंध बनता है उस संबंध था कार्बोनारी से। और कार्बोनारी की स्थापना किया था 1810 ईस्वी में। कार्बोनारी की स्थापना 1810 ईस्वी में किया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। कौन? कार्बोनारी। जोन बच्चे देखिए, अपने पास जो भी वीडियो देख रहे हो अपने पास एक नोटबुक जरूर रखिएगा। जो भी नया पॉइंट मिले आपको उस चीज को आप क्या करिए कि उसको अपने पेन में क्या करिए, अपना पेन से अपने कॉपी में नोट करते पढ़े। चलो आगे देखिएगा, अगला जो आता है तो अगला क्वेश्चन है 9वां। तो 9वां क्वेश्चन कह रहा है कि फ्रांस में किस शासक वंश की स्थापना वियना कांग्रेस के द्वारा की गई था? एक चीज याद रखो कि वियना कांग्रेस से पहले थोड़ा सा नेपोलियन के बारे में जानिए। नेपोलियन एक ऐसा नागरिक था कि नेपोलियन के समय, उस समय क्या था कि जैसे अभी बताएं कि फ्रांस की क्रांति जब हुआ 1789 में, तो 1789 से पहले क्या हुआ कि वहां पर पूरा निरंकुश शासन चल रहा था। निरंकुश कहने का मतलब कि राजा उसके प्रतीक चल रहा था। अब यहाँ पर क्या हुआ कि 1789 ईस्वी में निरंकुश शासन व्यवस्था चल रहा था। तो इसको क्या होता है कि 1793 ईस्वी में इसको फांसी से पड़ जाता है लुई 16वां को। तो वहां पर नया जो राजा बनता है वो बनता है नेपोलियन। तो नेपोलियन एक कोड बनाता है जिस कोड का नाम धरता है नेपोलियन संहिता या नेपोलियन कोड। तो इसी नेपोलियन कोड के द्वारा क्या होता है कि वहां पर कहा जाता है ना कि आज से पहले जो ये बुर्बो राजवंश के जो राजा हैं वो यहाँ पर फ्रांस का राजा नहीं बनेगा। लेकिन 1815 ईस्वी में क्या करते हैं कि 5 गो देश रहता है, वहां पर जो मेटरनिक रहता है एक सम्मेलन बुलाता है। और सम्मेलन का नाम रखता है वियना। ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में होता है और सम्मेलन का नाम धरता है वियना। वही 1815 ईस्वी में जो सम्मेलन होता है इसमें 5 देश पार्टिसिपेट करते हैं, 5 देश भाग लेते हैं। जैसे 5 देश भाग लेते हैं इस सम्मेलन में, तो वहां पर फ्रांस भी आया रहता है। अब फ्रांस में जो उस समय कोई अलग मंच रहा था, तो उसके बाद जो 1815 के यहाँ कांग्रेस पूछा हुआ था, इसके बाद एक नया जो राजा बनता है जिसका नाम होता है लुई 18वां, और राजा बनता है बुर्बो राजवंश का। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। तो ये चीज याद रखिएगा, कई बार क्वेश्चन पूछता है कि कौन, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा बाबू आपका, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी बुर्बो राजवंश। चलिए 9वां क्वेश्चन देखो। 9वां क्वेश्चन कह रहा है, 9वां खत्म हो गया, 10वां जल्दी जल्दी करते हैं। 10वां क्वेश्चन, किसने अपनी कूटनीतिज्ञ के बल पर इटली की समस्या को संपूर्ण यूरोप की समस्या बना दिया? किसने अपने कूटनीतिज्ञ के बल पर, कूटनीतिक करने का दूसरों को लड़ाने का काम, तो पहला ऑप्शन आपका है कॉन्ट कपूर। बिल्कुल सही बात है, कॉन्ट कपूर ही एक ऐसा आदमी था जो अपने कूटनीतिक के दिमाग पर बलबूते पर क्या किया, तो जो इटली की समस्या थी वो संपूर्ण यूरोप की समस्या बना दिया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बाबू ए। चलिए आगे क्वेश्चन में बने रहिएगा, आगे चलिए बढ़िए, जवाब भी देते जाइएगा। अगला क्वेश्चन है आप लोग का कि विलियम प्रथम कहां का शासक था या कहां का राजा था? विलियम प्रथम कहां का राजा था? तो पहला ऑप्शन है इटली, दूसरा है ऑस्ट्रिया, तीसरा है प्रसा, चौथा है यूनान। तो इसका पहले जो आपको विलियम प्रथम के बारे में उस समय जर्मनी के साथ था, ये वाला इसका राइट आंसर देखो उल्टी पुल्टी हो गया है, यहाँ बी नीचे आ गया है और सी ऊपर चल गया है। तो एक राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, बी ही कहो कि तीसरा में नहीं है दूसरे में है। तो एक राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर बाबू बी प्रसा, इसका राइट आंसर होगा प्रसा। चलो आगे बढ़ो, 12वां क्वेश्चन देखो। 12 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? 12 नंबर क्वेश्चन कह रहा है जलवे राइन की स्थापना किस राज्य ने किया? तो जलवे राइन की स्थापना कौन किया था वो पूछ रहा है। तो जलवे राइन की स्थापना जो किया था ये प्रसा किया था। कौन किया था? प्रसा। चलो ठीक है आगे। अगला
क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 कर रहा है हंगरी की भाषा क्या है? हंगरी की भाषा क्या है? तो हंगरी की भाषा है मेंगियार। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी मेंगियार। चलो आगे क्वेश्चन नंबर 14, 14 नंबर क्वेश्चन है यंग इटली, यंग इटली का संस्थापक कौन था? तो यंग इटली बताए थे कि 1831 ईस्वी में इसका स्थापना हुआ था। स्थापना जो करने वाले जो थे अभी बताए थे कि मेजनी, इसका स्थापना किए थे 1831 ईस्वी में मेजनी। चलिए आगे बढ़िएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 15, बिस्मार्क निम्न में से क्या था? बिस्मार्क निम्न में से क्या था? कवि था क्या? संगीतज्ञ था? नाटककार था? कूटनीतिज्ञ था? तो इसका सही आंसर जो होगा कूटनीतिज्ञ। कौंट काबूर के तरह ही ये भी था, यानी कूटनीतिज्ञ कहने का मतलब कि दूसरों को लड़ाकर अपने राष्ट्र को जीतने का। चलिए आगे बढ़ना, आगे देखो क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, चार्टिस्ट आंदोलन कहां हुआ था? चार्टिस्ट आंदोलन कहां या किस देश में हुआ था? तो याद रखना कि चार्टिस्ट आंदोलन जो हुआ था वो हुआ था इंग्लैंड में। और कब हुआ था? तो 1836 ईस्वी में। कब हुआ था? 1836 में। तो इसका राइट आंसर होगा डी। इसका राइट आंसर क्या होगा? डी। चलो आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में देखिए सन 1870 ईस्वी में, सन 1870 ईस्वी में फ्रांस और प्रसा के बीच कौन सा युद्ध हुआ था? सेडान का, राइन का, सोडोवा का, फ्रैंकफर्ट का। तो एक चीज याद रखना, फ्रैंकफर्ट एक संधि था, खत्म हो गया। सोडोवा भी क्या था? ये युद्ध हुआ था पर पहले ये 86 में हो गया था। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, और ये 1870 ईस्वी में हुआ था, याद रखिएगा, सेडान का युद्ध। चलो आगे बढ़िएगा। क्वेश्चन नंबर 18, 18वां क्वेश्चन। चलो लिखा हुआ है नेपोलियन संहिता किस वर्ष लागू हुआ था? बताए थे कि जब 1789 में, पहला ऑप्शन देखो, 1789 में फ्रांस की क्रांति खत्म हो गया। 1791 वहां पर ही नेशनल असेंबली होता है, ये भी क्या हो गया? फ्रांस के समय खत्म हो गया, ये होगा ही नहीं, इस समय कुछ हुआ नहीं था खास। 1804 ईस्वी में क्या होता है? नेपोलियन संहिता बना था, उसी समय जर्मन राज्य की भी स्थापना किया गया था, ये चीज याद रखिएगा। चलो आगे आगे देखो क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए 19, वियना सम्मेलन कहिए, वियना कांग्रेस सम्मेलन की अध्यक्षता कौन किया था? अध्यक्ष कौन था? तो याद रखिएगा, अभी बताए थे कि ऑस्ट्रिया के जो राजकुमार था और उसका नाम था मेटरनिक। यही क्या किया था कि 1815 ईस्वी में नेपोलियन जो 1814 ईस्वी में वाटरलू का युद्ध हारता है, और उसी के हारने के बाद 1815 ईस्वी में क्या करता है? उसको बुलाता है और बोलता है कि तुम आओ। और नेपोलियन तो हट रहता है, तो फ्रांस का एक नया शासक रहता है जिसका नाम होता है लुई 18वां। और वही लुई 18वां 1815 ईस्वी में क्या करता है कि वहां पर बुर्बो राजवंश का यही मेटरनिक बैठवाता है गद्दी पर। तो एक अध्यक्षता जो कर रहा था, तो ये चीज याद रखिएगा, इसका अध्यक्षता जो किया था ये मेटरनिक किया था। और कब? तो 1815 ईस्वी में। केगो देश भाग लिए थे? अभी बताए हैं 5 गो, और 5 गो देश भाग लिए थे। चलो आगे देखो, आगे क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, मेटरनिक कौन था? अभी चीज बताएं बाबू कि मेटरनिक कौन था। तो मेटरनिक क्या, आप नीचे से देखना, प्रसा का चांसलर था, खत्म। रूस का जार था, खत्म। फ्रांस का जार था, खत्म। ऑस्ट्रिया का चांसलर था, बिल्कुल सही। इसका ऑप्शन ए हो जाएगा सही। चलो आगे बढ़िएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 लिखा हुआ है कि यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है? यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है? पहला ऑप्शन, ऑप्शन ए तुर्की को। राइट आंसर इसका सही भी है, अब ये पहला ऑप्शन में भी है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा तुर्की। ठीक है, इसका राइट आंसर ए होगा तुर्की। और एक चीज आप लोग कमेंट में बताइएगा कि एशिया का मरीज किसे कहा जाता है? क्वेश्चन में आप लोग कमेंट में बताइएगा कि एशिया का मरीज किसे कहा जाता है, ना तो फिर हम बताएंगे आप लोग को। चलो क्वेश्चन नंबर 22, यंग यूरोप की स्थापना कौन किया था? अभी बताए ना, यंग यूरोप का स्थापना कौन किया था? संस्थापक कौन था, चाहे स्थापना कौन किया था? तो यंग यूरोप, यंग इटली दोनों का स्थापना किया था मेजनी। एगो के किया था 1831 में और एक को किया था 1834 में। ठीक है, यंग यूरोप का स्थापना 1834 और यंग इटली का स्थापना 1831।
याद रखिएगा कौन, मेजनी। चलो आगे देखते हैं, इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। चलो आगे 22, क्वेश्चन नंबर 22। सीडान का युद्ध या सेडोवा का युद्ध कहिए या सीडान का युद्ध, सीडान का युद्ध कब हुआ था? तो सीडान का युद्ध कब हुआ था? तो 1870 ईस्वी में। पर यहां क्वेश्चन क्या पूछा है कि सीडान का युद्ध किसके किसके बीच हुआ था, कौन देश था? तो कौन कौन देश था? प्रसा और फ्रांस। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। तो कौन है बाबू? तो इसका राइट आंसर होगा सी, और प्रसा और फ्रांस। चलो आगे बढ़ो, क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 देखिए, क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है किसने कहा फ्रांस जब छींकता है, किसने कहा फ्रांस जब छींकता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है। यह कथन किसका था? तो इस कथन कहा था, और इस कथन कहने का काम किया था जिसका नाम था मेटरनिक। मेटरनिक क्यों कहा था इससे पहले जानिएगा थोड़ा सा बात, कि 1814 से पहले जो वाटरलू का युद्ध तकला जो था, उस समय नेपोलियन पूरा साम्राज्य विस्तार कर लिया था, और नेपोलियन वहां पर अपना सत्ता जमाने के लिए कायम था। लेकिन उस समय मेटरनिक को लग रहा था, और मेटरनिक क्या करता है कि जब वियना सम्मेलन बुलाता है 1815 में, तो नेपोलियन को कहीं और भेज देता है, एक टापू पर भेज देता है। लेकिन वहां से उस टापू को पार करके नेपोलियन फिर से आ जाता है। तो वहां पर पता सब जनता को चलता है कि नेपोलियन आ गया है, तो उसका उत्साह और बढ़ जाता है। लेकिन क्या होता है कि सब जानता है, तो वहीं पर कहता है कि फ्रांस जब छींकता है तो बाकी सर्दी जुकाम पूरे यूरोप को हो जाता है। एक कहा था कौन? तो एक कहा था मेटरनिक। चलो आगे देखो, अगला क्वेश्चन है आप लोग का। अगला क्वेश्चन, बिस्मार्क किस विद्वान के विचारधारा से प्रभावित था? बिस्मार्क जो था किसके विचारधारा से प्रभावित था? तो पहला रूसो। रूसो फ्रांस का रहने वाला था, लेकिन इससे प्रभावित नहीं था, प्रभावित था हीगल से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। आगे बढ़िए, क्वेश्चन नंबर 26। 26 नंबर क्वेश्चन देखिएगा बाबू। 26 नंबर क्वेश्चन है, नेपोलियन कोड में कुल कितने कोड थे? तो नेपोलियन कोड में कुल कोड की संख्या था 3। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 3। चलो आगे, जर्मनी एवं इटली के एकीकरण के विरुद्ध निम्न में से कौन था? कौन नहीं चाहता था कि जर्मनी और इटली दोनों साथ हो, एकीकरण उसका हो? कौन नहीं चाहता था? तो इनका राइट आंसर जो मेटरनिक जो चाहता था कि ऐसा ना हो कि हमारी सत्ता कम हो जाए, तो वहां पर उसी के लिए क्या करता है? तो इसका राइट आंसर देखो, यहां पर भी हेर फेर हो गया। इसका राइट आंसर होगा ऑस्ट्रिया। ऑस्ट्रिया के जो चांसलर था मेटरनिक ऐसा नहीं चाहता था। इसका राइट आंसर यहाँ सी दिया है, तो यहाँ पर हम लोग भी सी कहेंगे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। चलो चलिए अगला क्वेश्चन देख लो तुम लोग। देखो लिखा हुआ है, यूरोप वासियों के लिए किस देश का साहित्य विज्ञान प्रेरणा का स्रोत था? प्रेरणा का स्रोत था, प्रेरणा का स्रोत का विरोध। तो क्वेश्चन है कि जर्मनी एवं इटली के एकीकरण का विरोध निम्न में से कौन था? इंग्लैंड नहीं होगा, ऑस्ट्रिया। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, ऑस्ट्रिया। चलो आगे देखते हैं, क्वेश्चन 28। यूरोपीय देशवासियों के लिए किस देश का साहित्य विज्ञान प्रेरणा का स्रोत था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा, तो इस सही आंसर हो जाएगा यूनान। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। जर्मनी नहीं, तुर्की नहीं, इंग्लैंड नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, यूनान। चलो आगे, क्वेश्चन नंबर 29। 29 में काबोर कौन था? तो कॉट काबोर को विक्टर इन्यूवल, याद रखना, विक्टर इन्यूवल जो था इटली का प्रधानमंत्री बनाता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, चलिए आगे, अगला 30 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन 30, जर्मनी के एकीकरण कब पूरा हुआ था? तो जर्मनी का एकीकरण जो है ऑप्शन इसका सी, यानी 1871, 10 मई 1871 को जर्मनी का एकीकरण पूरा हो गया था। चलो ठीक है, आगे क्वेश्चन 31, एक्ट ऑफ यूनियन किस वर्ष पारित हुआ? एक्ट ऑफ यूनियन किस वर्ष पारित हुआ? तो इसका राइट आंसर होगा 1707।
इसका राइट आंसर होगा 1707 यानी बी। चलो अगला, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए 32 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, मारियान किस देश का राष्ट्रवाद का प्रतीक था? तो ई था प्रतीक, पहला ऑप्शन है फ्रांस, दूसरा में जर्मनी, तीसरा में इटली, चौथा में रूस। तो इसका सही जो होगा ऑप्शन ए, तो ऑप्शन ए इसका है फ्रांस, और ये फ्रांस इसका सही आंसर होगा। चलिए ठीक है आगे, अगला क्वेश्चन देखिए, लिखा हुआ है यूनान के स्वतंत्रता संग्राम में किसकी पराजय हुआ था? तो पराजय हुआ था तुर्की का। किसका? तुर्की का। चलिए ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 34, फ्रेंड ऑफ इटली नामक संस्था किसने बनाई? तो फ्रेंड ऑफ इटली नामक जो संस्था बनाया था वो बनाया था मेजनी। कौन बनाया था? मेजनी। आंसर इसका होगा सी, डी। अगला लिखा हुआ है क्वेश्चन कि राष्ट्रवाद की अवधारणा का जन्म किस घटना को माना जाता है? यानी कह रहा है क्वेश्चन सिंपली भाषा में कि राष्ट्रवाद का उदय जो हुआ था वो कौन सी घटना है जेका से राष्ट्रवाद का उदय हुआ था? पुनर्जागरण से? तो नहीं। तो धर्म सुधार आंदोलन? नहीं। गौरवपूर्ण क्रांति? नहीं। कहां से? तो फ्रांस के क्रांति। और कब हुआ था? 1789। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। कोई दिक्कत? चलिए आगे बढ़िए। चलो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36, लिखा हुआ है कार्बोनारी की स्थापना कब हुआ था? तो कार्बोनारी की स्थापना हुआ था 1810। ये पहले भी हम बता चुके हैं। इसका राइट आंसर होगा ए। चलो आगे, क्वेश्चन नंबर 37, लिखा है किस संधि के द्वारा जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ? तो किस संधि के द्वारा? फ्रैंकफर्ट की संधि। राइट आंसर इसका क्या होगा छोटू? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। यहां ऑप्शन डी इसका राइट आंसर। कब हुआ था एकीकरण? 1871, 10 मई 1871। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 29, 1829 ईस्वी की एड्रियानोपोल की संधि किस देश के साथ हुआ? यानी पूछ रहा है कि एड्रियानोपोल की संधि 1829 ईस्वी में जो हुआ था किसके किसके बीच हुआ? तो ये हुआ था तुर्की और रूस के बीच। क्वेश्चन नंबर 40, गैरीवाल्डी पेशे से क्या था? तो गैरीवाल्डी पेशे से नाविक था। क्या चीज था बाबू? नाविक। चलो आगे, क्वेश्चन नंबर 41, रोमावादी क्या था? रोमावादी क्या था? तो रोमावादी एक सांस्कृतिक आंदोलन था। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। रोमावादी एक क्या था? तो ये एक सांस्कृतिक आंदोलन था। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा बाबू, ऑप्शन बी। चलो 42 क्वेश्चन, जेलवेरायन एक संस्था थी किसकी? तो जेलवेरायन एक संस्था थी, वो थी व्यापारियों की। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 43 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि सेडोवा का युद्ध में किसकी पराजय हुआ था? सेडोवा का युद्ध दो देश के बीच हुआ था प्रसा और ऑस्ट्रिया के बीच, और ई में हारता है ऑस्ट्रिया। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। चलो अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 43, सेकंड लास्ट क्वेश्चन, 1830 की क्रांति के बाद फ्रांस में किस प्रकार की शासन व्यवस्था कायम हुआ? तो फ्रांस में जो शासन व्यवस्था कायम हुआ था
वो ऑप्शन बी यानी संवैधानिक राजतंत्र, मतलब राजा बनेगा लेकिन संविधान के द्वारा चलेगा वो। चलो आगे क्वेश्चन नंबर लास्ट आज का 45, और क्वेश्चन नंबर 45 क्या कर रहा है, इटली एवं जर्मनी वर्तमान समय में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं? तो इसका पहला ऑप्शन है उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, यूरोप, पश्चिमी एशिया। तो इसका राइट आंसर होगा यूरोप, और यूरोप में आता है, यूरोप में आता है। तो आज 45 क्वेश्चन डील किए हैं, और जो भी बच्चे को इस बार मैट्रिक का एग्जाम देना है उनके पास ये वीडियो को तेजी से फैलाएं, और नए चैनल पर हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब किए बिना मत जाना दोस्त। चलो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। चलो ठीक है, जय हिंद।